हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट हाउ अ कॉलेज स्टूडेंट अर्न मोर देन 1 करोड़ रुपीज जस्ट बाय अप्लाइंग अ बिट ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स। कितनी? जितना आप अपने रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट को बनाने में लगाते हैं उतना दिमाग लगाना है, उतनी स्किल्स अटेन करनी है। और उससे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की है। हमारे साथ हैं आकाश चौधरी। तो हाय आकाश, हम स्टार्ट करते हैं पहले आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। Hello Bhaiya, thank you for having me. So my name is Akash Chaudhary and I am currently a final year student in NIT Agartala and my branch is ECE and my Android applications have over 5 million downloads on Google Play Store. ठीक है, तो एक स्टोरी की फॉर्म में इसी को समझते हैं कि आपने जब कॉलेज में एंटर किया तो आपका विजन क्या था, क्या सोच रहे थे आप? आपने देखा कि लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए बना रहे हैं, रिज्यूमे में डालने के लिए बना रहे हैं, और एंड्रॉयड और वेब में ज़्यादातर होता लोगों को यार कि क्या चूज़ करूँ क्या ना करूँ। तो आपने कौन सी चूज़ करी और आपकी क्या क्या अचीवमेंट अब तक रही है जिससे बाकी लोग इंस्पायर हो सके कि यार अगर कोई 4th ईयर का बंदा इतना कर पा रहा है तो मैं भी बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आपकी स्टोरी एक बार समझना चाह रहे हैं। तो भैया जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर तो कॉलेज को समझने में पबजी वगैरह खेलने में निकल गया। तो जब मैं सेकंड ईयर में आया तो थोड़ा मैं सीरियस हुआ इंटर्नशिप को लेके। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया। तो लेकिन मैंने जैसे डेटा स्ट्रक्चर 2-3 मंथ्स के लिए किया तो मुझे थोड़ा बोरिंग सा होने लगा। तो मैं थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ गया। तो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप से। तो मैंने सीखा था आयनिक प्लेटफॉर्म जो कि हाइब्रिड ऐप्स बनाता है उसके लिए। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग किया कुछ महीने के लिए। तो लेकिन जब मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मतलब मेरी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। और उसके साथ ही मेरे दोस्तों की इंटर्नशिप लग रही थी अमेज़ॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो मैंने सोचा आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मतलब मुझे जाना तो डेवलपमेंट में ही था। तो मैंने पहले चूज़ किया था iOS डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे गूगल समर ऑफ कोड में वो लेना था, इंटर्नशिप लेनी थी। और उसमें मैंने iOS कंपनी के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने iOS सीखा था। तो लेकिन मेरा गूगल समर ऑफ कोड में हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने 3-4 ऐप्स बनाए जो कि नहीं चले। तो मतलब उसके बाद थोड़ा और मोरल डाउन हुआ। लेकिन उसके बाद मैं ऐप्स बनाता रहा। तो उसके बाद मैंने एक ऐप बनाई MI बैंड फॉर वॉच फेसेस। तो वो थोड़ा सक्सेसफुल हुई। उसके करंटली 1.4 मिलियन डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। उसके बाद मैंने और ऐप्स बनाना चालू किया। तो टोटल अराउंड 5 मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं मेरे प्ले स्टोर पे। सही यार, बहुत सही है। यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ यार कि बहुत सारे बच्चे होते हैं इनके मन में होता है कि प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि ये मेरे रिज्यूमे में आ जाएगा और इंटरव्यू मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बता दूँ कि हाँ मैंने ये बनाया है और इससे मैंने ये सीखा था, ये मेरी लर्निंग रही है। आपने मतलब आपके दिमाग में कब आया कि यार ये मैंने बना तो लिया है, इसके ऊपर मुझे प्ले स्टोर पर डालना है और देखते हैं कि रियल लाइफ में कैसे काम कर पा रहा है ये। तो मैंने भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जिससे कि मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाऊँ। तो लेकिन मतलब ऐसा कोई टाइमिंग नहीं बनी कि मैं किसी उसमें मतलब प्रोजेक्ट्स को दिखा सकूं। और उसके साथ ही मेरी एक ऐप के डाउनलोड्स बढ़ने चालू हो गए। तो मैंने जो पूरा फोकस था इंटर्नशिप पे ना लगाकर मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में लगाया। तो वही उसी का रिजल्ट है कि मतलब मेरे ऐप के इतने डाउनलोड्स हैं और मेरी ऐप इतनी सक्सेसफुल है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं रिज्यूमे में ऐड करने के लिए, गिटहब पे उनको डालते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यार अगर आपको रिज्यूमे डालना भी है तो एक और आपका एडिशनल पॉइंट मिल जाता है। अगर आप उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करो, ठीक है, लोग उसको डाउनलोड करें, आप कितने लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे हो। अगर आपके उस ऐप के 10 यूज़र भी हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट माना जाता है रिज्यूमे के अंदर कि हाँ यार इसने डाला उसको प्ले स्टोर पर, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। जो नॉर्मल दिक्कतें आती हैं वो चीज़ इसको पता होगी कि यार यहाँ पे थोड़ा स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है ये भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ, प्ले स्टोर पे डालने का एक और फ़ायदा है कि जैसे जैसे अगर हमारे 10 यूज़र भी होते हैं तो हमें अंदर से ये महसूस होता है कि हम इस ऐप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम नई चीज़ें लर्न करते हैं और वो अपने करियर में कभी ना कभी तो मतलब बेनिफिट होती हैं, उनसे बेनिफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सोचा कि यार एंड्रॉयड ऐप में जाना है, ठीक है। एंड्रॉयड अब मैं बात करूँ कहाँ से सीखी, आपने कोई पेड कोर्सेज लिए थे क्या या फिर कोई और रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, और अगर करें तो क्या क्या रिसोर्सेज थे? तो भैया सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की। एक तो यूट्यूब पे इतना सारे वीडियोस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या चूज़ करना है। मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे सीखना कुछ और था, कोर्स के आधा मैंने कोर्स कर लिया, बाद में पता चला ये मेरे लिए नहीं बनी है। तो वीडियोस को ढूंढना जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही किया था,
लेकिन उसके बाद आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आपको वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती, आप एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब वीडियो से करें, उसके बाद आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ें, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यार कोई बच्चा इंस्पायर होता है और वो सोचता है कि यार मुझे भी ये चीज़ ट्राई करनी है, मुझे भी कोई ऐप बनाना है, मुझे भी उसको प्ले स्टोर पर डालना है और मैं देखना चाहता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब उसको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहेगी इस पूरे फेज में आने के लिए, उन स्किल्स की बात कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें 3 4 5 चीज़ें ये हमें एटलीस्ट सीखनी ही पड़ेंगी, वो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो भैया एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपके पास मतलब या तो आप चूज़ करेंगे नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट या आप चूज़ करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म। अगर आप नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट चूज़ करते हैं तो आपको बैकएंड के लिए या तो जावा सीखनी पड़ेगी या कॉटलिन सीखनी पड़ेगी और फ्रंट एंड के लिए एक्सएमएल सीखनी पड़ेगी। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं तो आप फ्लटर ले सकते हैं, रिएक्ट नेटिव ले सकते हैं या आयनिक ले सकते हैं। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पहले से जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है तो वो जा सकते हैं रिएक्ट नेटिव या आयनिक की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बैकएंड में टाइपस्क्रिप्ट वगैरह यूज़ होती है। तो वो टोटली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, वो क्या सीखना चाहता है। मैंने स्टार्टिंग किया था जावा से, क्योंकि मैंने नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आता था और फिर मैंने स्विच कर दिया कॉटलिन पे क्योंकि वो बेटर है जावा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी लैंग्वेज के बारे में, हमने बात करी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आपने कोई कोर्सेज भी किए थे क्या पेड? हाँ भैया, मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं लिया था, स्टार्टिंग में क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट पैसा खर्च करना बिल्कुल चाहता नहीं पेड कोर्सेज पे। तो मैंने स्टार्टिंग में तो यूट्यूब वीडियोस देखी, लेकिन जैसे जैसे मैंने बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लिया, मुझे एडवांस में जाना था, तो मैंने 2-3 कोर्सेज लिए। मैंने एक तो है एक यूट्यूब चैनल है कोडिंग विद मेच, मैंने उसका पेड कोर्सेज लिए, वो काफ़ी बेटर है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो मतलब जिसको एडवांस सीखना है वो यूडेमी पे काफ़ी कोर्सेज ले सकता है, वो काफ़ी। हाँ, यूडेमी में मतलब 500 600 700 तक के अच्छे से कोर्सेज मिल जाते हैं और वो भी कंप्लीट कोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ की पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कि मैंने मन बना लिया कि मैं प्ले स्टोर में ऐप अपलोड करूँगा, मैंने अपना एक ऐप बनाया, मैंने कार गेम बना दी, और बट इशू ये है कि इतने सारे लोग डाल रहे हैं, मेरे ऐप पर डाउनलोड्स कैसे आएंगे, मैं वो डाउनलोड्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर डाउनलोड्स आ गए, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्केलेबिलिटी में कैसे बढ़ाने वाला हूँ। और अगर मान लो कि मैंने मल्टीपल ऐप्स बना लिए, एक ऐप मेरा चल गया, तो उन मल्टीपल ऐप्स के अंदर ट्रैफिक को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ, इसको एक एक करके समझते हैं। तो भैया जब मैंने भी स्टार्ट किया था एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मैंने भी ऐप्स बनाए थे, मेरे भी डाउनलोड्स नहीं हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, वो ऐप्स पब्लिश तो कर देते हैं लेकिन उनके डाउनलोड्स नहीं होते और वो फिर छोड़ देते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो मेरे साथ भी यही होता, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर जो ये डिफाइन करता है कि आपके डाउनलोड्स नहीं हो रहे हैं, वो ये होता है कि जब स्टार्टिंग में हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं तो हम पहले ही ऐड से भर देते हैं ऐप को। तो उससे क्या होता है, एक तो आपके डाउनलोड्स वैसे नहीं होते, ऊपर से जो डाउनलोड्स होते हैं उसमें आपका एड्स देख के जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कस्टमर का बहुत ख़राब हो जाता है और आपको वो अनइंस्टॉल कर देता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट और पब्लिश कर रहे हैं प्ले स्टोर पे, तो पहले तो आप अपनी ऐप्स में एड्स ना लगाएं। कुछ नंबर ऑफ डाउनलोड्स जैसे कि 50,000 या 100,000 के बाद एड्स लगाएं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके पास जो आपका जो सर्च रिजल्ट्स में है वो थोड़ा ऊपर आता है आपकी ऐप, और प्लस जो यूज़र्स होंगे वो आपका रिटेंशन रेट अच्छा रहेगा, तो यूज़र्स आपकी ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे। और आपका भैया दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आपकी एक ऐप सक्सेसफुल हो जाती है तो बाकी ऐप्स को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो भैया मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी एक ऐप के 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे। उसके बाद मैंने नई ऐप रिलीज़ करी थी, तो मैंने क्या किया, जो मैंने पहली ऐप है उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। सबसे पहले तो मैंने अपनी ऐप को एड फ्री वर्जन रिलीज़ किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने क्या किया, गूगल एड से अपनी ऐप को प्रमोट करना चालू किया। ये हो गए दूसरे 2 पॉइंट्स। लेकिन इससे भी बड़ा एक पॉइंट होता है कि आप अपनी ऐप को, अपनी ऐप का उसकी जो रैंकिंग है प्ले स्टोर पे कैसे बढ़िया बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे सबसे एक छोटा सा और सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि आप पहले ये देख लें कि आपकी जो ऐप है किससे कम्पीट कर रही है। उसके बाद जिस ऐप से आपकी ऐप कम्पीट कर रही है, आप उसके डिस्क्रिप्शन और टाइटल को कॉपी कर लें और थोड़ा चेंजेस बना के अपनी ऐप में डाल दें। तो इससे क्या होगा, गूगल क्या करेगा, प्ले स्टोर क्या करेगा, आपकी ऐप्स के कीवर्ड्स को चेक करेगा, और जब आपकी ऐप के कीवर्ड्स बाकी ऐप से मैच कर रहे होंगे जो नंबर 1 या नंबर 2 है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप ऊपर आएगी। तो मैंने स्टार्टिंग में यही किया था। मेरी ऐप जब मैंने पहले रिलीज़ करी थी, मेरी ऐप का जो कॉम्पिटिशन था वो था 5 मिलियन डाउनलोड्स वाली ऐप के साथ। तो मैंने क्या किया, उस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिया, टाइटल लिया, अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा चेंजेस किया और डाल दिया। तो करंटली मेरी ऐप उससे ऊपर आती है सारी कंट्रीज़ में ज़्यादातर, और
इससे ये फ़ायदा हुआ है मुझे। और मैंने क्या किया, जब मैंने बाकी ऐप्स रिलीज़ करी तो मैंने सेम टैक्टिक्स अपनाई, मतलब डिस्क्रिप्शन और उसको लिखी। तो ये मेजर रोल प्ले करता है कि आपकी ऐप के अंदर कीवर्ड्स कौन से हैं डिस्क्रिप्शन में, और आपकी ऐप के अंदर अच्छा कीवर्ड्स हैं तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और आपके ऑटोमेटिकली डाउनलोड हाँ ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ यार कि आपने एक बार ऐप बना ली, एक बार आपको आइडिया लग गया, ठीक है बैक एंड इस तरीके से रखना है, मुझे फ्रंट एंड इस तरीके से रखना है, आप आगे कुछ ऐप्स बनाने वाले हो तो ऐसा पक्का होगा कि कुछ ना कुछ सेगमेंट ऑफ कोड रीयूजेबल होगा, आप यहाँ से वो कोड उठा के अपने नए ऐप में डाल सकते हो, तो वो भी एक फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और हम बात करें स्केलेबिलिटी के बारे में, ठीक है कि अब हमारी ऐप में यूजर्स आने शुरू हो चुके हैं, हमें अपने ऐप को स्केलेबल बनाना पड़ेगा, उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो ट्रैफिक को सहन कर पाए कि हाँ भाई ये आ रहे हैं लोग तो मुझे इनकी डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो स्केलेबिलिटी के लिए एक मतलब शॉर्ट अगर मैं समझाना तो हमने क्या किया। हाँ तो भैया आपके पास 2 यूज़ केसेस हो सकते हैं। अगर आपकी ऐप ऑफलाइन काम करती है तो आपको स्केलेबिलिटी की कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर आपके ऐप का जो बैकएंड है वो आपके सर्वर से डेटा फैच करता है तो आपको स्केलेबिलिटी पे थोड़ा फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे केस में मैं बैकएंड यूज़ करता हूँ पार्स का, जो कि एक ओपन सोर्स बैकएंड है, मोंगोडीबी पे काम करता है। तो इनिशियली मैंने क्या किया था, अप टू जब तक मेरी आपके 500,000 डाउनलोड्स थे, मैंने AWS का फ्री टियर यूज़ किया था। तो जैसे जैसे मेरे 500,000 से ऊपर डाउनलोड यूज़र्स बढ़ने लगे तो मैंने क्या किया, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए, मैंने अमेज़ोन में अप्लाई किया स्टार्टअप के लिए। तो वो क्या करता है, अगर आप एलिजिबल हो आपको $1,000 क्रेडिट फ्री में प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरे यूज़र बढ़े, मुझे बस क्या करना होता है, अपनी ऐप का जो, जैसे कि करेंटली मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो छोटे, उसमें उसकी जो CPU और रैम है वो कम है। तो मुझे जैसे ही लगता है मेरी ऐप स्लो हो रही है, मैं ड्रॉप डाउन में बस उसको रैम और CPU को बढ़ा देता हूँ ऑटोमेटिकली, और स्केलेबिलिटी हो जाती है। या आप उसका ऑटो स्केलेबिलिटी फीचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पेएबल होता है। तो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं सोचना कि यार मुझे सर्वर लेने पड़ेंगे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। आपको स्टार्टिंग में फ्री अकाउंट मिल जाएगा, और जैसे आपने बताया कि आपके ऐप के ऊपर 500,000 होने के बाद आपने स्विच करने का सोचा, तो मेरे हिसाब से 500,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना भी फ्री अकाउंट से आप ले पा रहे हो तो आई थिंक आपको स्टार्ट फ्री से ही करना चाहिए, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। जो बच्चे सोचते हैं कि हमें बैकएंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस वजह से वो ऐप नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, और कंपनीज आपको, मतलब स्टूडेंट्स को खुद मतलब प्रमोट करती हैं कि वो डेवलपमेंट में आए और हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज़ यार कि एक माइंडसेट होता है कि अगर मेरा ऐप भाई प्ले स्टोर पे जाएगा तो वो बेस्ट होगा, मैं तभी डालूंगा, ठीक है। तो आपने जब अपना पहला ऐप डाला, ठीक है, हम वॉच फेस वाले की अगर बात करें, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसके अंदर सारी आपने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रखी हो, पेज निशन लगा रखी हो, स्केलेबिलिटी बिल्कुल टॉप नॉच हो, UI बिल्कुल टॉप नॉच हो। नहीं भैया, आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप पहला ही बिल्कुल जो प्रोडक्शन वर्जन है आप उसको बिल्कुल सारे बग फ्री कर दो। तो मैंने जो पहली ऐप जिसके मेरे 1.4 मिलियन डाउनलोड्स है उसको मैंने 24 आवर्स में रिलीज़ किया था। तो उसके बाद मतलब वो मेरी बेसिक सी ऐप थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर धीरे धीरे मैंने उसके अंदर फीचर ऐड करने चालू करे। जो यूज़र के रिव्यू आ रहे थे कि वो जो बग्स फेस कर रहे हैं उसको मैंने रिजॉल्व करना चालू करा, और धीरे धीरे मतलब मैंने अपडेट करना चालू करा, और मेरी ऐप मतलब अब जो भी है वो करीब 1 साल का। ठीक है, बहुत सही। ट्रांजिशन तो मतलब ये माइंडसेट लेके मत जाओ कि मैं जब पब्लिश करूंगा तो बिल्कुल टॉप नॉच ऐप पब्लिश करूंगा। जितना आपने बनाए बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया उसको पब्लिश करो, रिव्यूज आते जाएंगे, बग्स मिल जाएंगे, साथ साथ उसको साइकिल्स में आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास एक और ऑप्शन है, आप अपने ऐप को बेटा रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा, आपके लोग आपके ऐप को ट्राई करेंगे लेकिन आपके वो ऐप को रिव्यूज़ नहीं दे पाएंगे, बस आपको फीडबैक दे पाएंगे। तो आप अपनी ऐप की उस फीडबैक से अपनी ऐप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब आपकी ऐप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए कि आप कंफर्टेबल हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, तो आप उसको प्रोडक्शन वर्जन में रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वो चीज़ डिस्कस कर ली है कि बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है कि यार रिज्यूमे में डाल लेते हैं। अब आप थोड़ा सा मन बनाएं कि यार अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं इसको पब्लिश भी करूँ और देखूँ कि क्या मैं इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, क्या मतलब उससे मोनेटाइजेशन लेके मैं कुछ और अपना फ़ायदा कर सकता हूँ। उन चीज़ों के बारे में सोचो और देखो कि यार रियल लाइफ में कैसे आपकी ऐप यूज़ होती है, उसमें क्या क्या बग्स मिलते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हो। वो चीज़ ज़्यादा इंपैक्टफुल रहती है रादर देन कि अपन एक लाइन लिख दें रिज्यूमे के अंदर कि मैंने ये बनाया था, बस खत्म। ऐसा नहीं। तो इसी पर ध्यान देना है, पब्लिश करना है और देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस आती है। अब बात करते हैं रोड मैप के बारे में, ठीक है। कि एक स्टूडेंट है, उसका मन है कि यार मेरे को मज़ा आया वीडियो देख के और मुझे भी कोई ऐप बनाना है, मुझे भी उसको मोनेटाइज करना है, मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं जो घर के जो कमाने होते हैं वैसे, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है।
एक बार आपके एंड से मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको किसी को गाइड कर रहा हूँ, आपके सामने कोई बच्चा आया, उसने बोला कि भैया मुझे बताओ यार, मुझे भी ऐप बनाना है, मुझे पब्लिश करना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, तो आपका उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या बताने वाले हो, वो चीज़ समझते हैं एक बार। तो भैया पहले तो अगर मुझसे बच्चा कहता है कि मुझे ऐप बना के पैसा कमाना है, मैं उसको वहीं पे करेक्ट करूँगा। आपका पहला जो मोटिव होना चाहिए वो आपको लर्निंग होना सीखना चाहिए कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है। पैसा कमाना एक लेटर स्टेज पे आता है। आप स्टार्टिंग से ही पैसा कमाने के रिगार्डिंग सोचते हैं तो आप आप इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही मनी पे है। आप क्या करेंगे, आप ऐप्स में पहले ही एड्स लगा देंगे, यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, आपको डाउनलोड्स नहीं होंगे और आप इवेंचुअली आप हार मान लेंगे। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा, मैं अगर मुझसे कोई चाहता है मैं आपको उसको बताऊँ, तो मैं उससे बोलूँगा कि आप पहले तो नॉलेज पे फोकस करें। आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बेसिक्स सीखें और जब आप बेसिक्स सीख लें तो आप उसको टेस्ट करें बेसिक्स को। ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, गिटहब पे डाला और आपने छोड़ दिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएं उसको प्ले स्टोर पर डालें, और इससे एक और फ़ायदा होता है, आप जब रिज्यूमे में गिटहब की प्रोजेक्ट की लिंक डालते हैं उससे बेटर होता है अगर आप प्ले स्टोर की लिंक डालेंगे तो आपका जो HR होता है वो ज़्यादा आपसे ज़्यादा वो होता है, प्रभावित होता है। तो जब आप थोड़ा बेसिक नॉलेज सीख लेते हैं उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसको पब्लिश करें, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन पर जाएं। तो फर्स्ट मोटिव आपका होना चाहिए, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, उसके बाद आपको रेवेन्यू अर्न करने पे जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले नॉलेज लेनी है, नॉलेज ले लेंगे, उसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है। एक मिनिमम हमने प्रोडक्ट बना लिया है, उसको अपने को पब्लिश करना है। पब्लिश होने के बाद जो फीडबैक आएगा उसको ध्यान में रखते हुए उसको और इम्प्रूव करना है। और जब एक अच्छी खासी ऑडियंस बेस हमें मिल जाती है तब हम सोच सकते हैं कि यार इसको मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है। मेन फोकस प्रोडक्ट के ऊपर रखना है, मेन फोकस पैसे के ऊपर नहीं रखना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा ऑडियंस अपने आप आएगी, आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा मोनेटाइजेशन करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यार, अगर कोई भी बच्चा बनाएगा सबसे पहली चीज़ उसके दिमाग में आएगी कि यार बनाऊँ क्या, है ना। और बनाते हुए कि यार सब कुछ तो पहले से बना पड़ा है, मतलब मैं बनाऊंगा एक्स्ट्रा अलग क्या बन जाएगा, तो वो सब कुछ पहले से बना पड़ा है का आंसर क्या होगा? तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा जो कंपटीशन था उसके ऑलरेडी 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स थे। तो अगर मैं इस तरीके से सोचता तो मैं कभी बनाता ही नहीं वाली ऐप। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो ऐप्स बनाना चाहते हैं पहले तो आप ये चेक करें आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप कैसी ऐप बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ऐप्स को देखना है। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई आपने एक कैटेगरी चूज़ करी व्हाट्सएप स्टेटस सेवर, उसके पहले से ही 100 और मैं कहूँगा 1000 बने हुए ऐप्स बने हुए हैं। लेकिन आपको जब आप चेक करेंगे तो इनिशियली ऊपर से लेके 100 रैंकिंग तक जितने भी ऐप्स हैं उनके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने भी स्टेटस सेवर के लिए क्या बनाई थी कुछ दिन पहले, और जबकि करीब थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स हैं और पहले से ही सबके हैं। तो मैंने क्या चूज़ किया, मैंने देखा कि कोई भी ऐप बना रहा है उसके डाउनलोड्स हो ही रहे हैं, तो मैंने भी एक ऐप बना दिया और मेरे भी 1 मिलियन डाउनलोड हो गए। तो आपको ये देखना है कि किस कैटेगरी में नंबर ऑफ डाउनलोड सारी ऐप्स के ज़्यादा हैं, या फिर आपको चेक करना है किस कैटेगरी में नंबर ऑफ ऐप्स कम हैं। तो और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपने देखा कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि आपको इस कैटेगरी में ऐप बनाना ही बनाना है, तो आप देखेंगे कि 99% मेरे हिसाब से 100% ऐप्स में सब में एड्स लगे होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में एक एड फ्री वर्जन रिलीज़ कर सकते हैं, तो लोग अपने आप ही आपकी ऐप को डाउनलोड करेंगे और जब आपकी ऐप की रैंकिंग अच्छी हो जाए, ऑडियंस हो जाए, आप मोनेटाइजेशन कर दें। तो सबसे बेसिक फंडा ये है, आप अपनी स्किल्स के हिसाब से जज करें कि आपको ऐप्स क्या बनानी है। आप उसके रिगार्डिंग प्ले स्टोर पर सर्च करें और देखें, या तो देखें कि आपकी किस कैटेगरी में ऐप्स कम हैं, या फिर जिस कैटेगरी में ऐप्स है भी तो किस कैटेगरी में नंबर ऑफ डाउनलोड्स सारी ऐप्स की ज़्यादा हैं, तो उस कैटेगरी में आपकी ऐप का सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे आपसे पूछना कि टॉप 3 कैटेगरी जो आपको अच्छी लगती है कि यार इन 3 कैटेगरी में ऐप बनाऊंगा, मतलब मुझे भी मज़ा आएगा और यहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी है कि हाँ यहाँ पर डाउनलोड्स हो सकते हैं, तो वो 3 कैटेगरी आपके एंड से क्या होगी? तो भैया मेरी तरफ से मैं पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप कैटेगरी चूज़ करना चाहते हैं, या तो आप चूज़ करें कि आपको जो टारगेट ऑडियंस है किस कंट्री का है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट ऑडियंस है इंडिया या फिर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़, तो आपको जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो तब ज़्यादा होगा जब आपके नंबर ऑफ़ डाउनलोड ज़्यादा होंगे। या तो आप ये मार्केट चूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा मार्केट चूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। अगर आपके नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स भी कम होंगे फिर भी आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन रहेगा
इंडिया में क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में क्या है कि इंडिया ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप बैन करी हैं। तो जैसे जुलाई में चाइनीज़ ऐप बैन हुई, तो आपने देखा जैसे कि एक डॉग स्कैनर ऐप थी, तो उसके बैन होते ही इंडिया में इतनी सारी ऐप्स आ गई। फॉर एग्जांपल कागज स्कैनर, उसके 1 मिलियन डाउनलोड हो गए। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं कि या तो कोई ऐप बंद हो गई या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया। और जैसे कि आपने देखा टिकटॉक बैन हुई, मित्रो, मौज वगैरह कितनी ऐप डाउनलोड हुई, सबके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है, जो टॉप 3-5 हैं, मतलब 4-5 हैं। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। या फिर आप पहला ऑप्शन तो ये होगा कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढें कि जहाँ पे पहले कोई ऐप थी लेकिन अब वो नहीं है, आप अपना मार्केट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते। दूसरी कैटेगरी है कि जो ऐप्स जो यूज़र की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जैसे टूल्स वाली ऐप होती हैं, जैसे कि QR कोड स्कैनर वाली ऐप होती है, व्हाट्सएप स्टेटस सेवर वाली ऐप होती है, या पिक्चर एडिटिंग वाली ऐप होती है। उसमें क्या होता है, यूज़र ऐसी ऐप्स को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड ऑप्शन आता है कि आप अपना अलग से कुछ यूनिक ऐप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। या मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ फाइनेंस वाली ऐप्स में जा सकते हैं, जैसे कि आप मतलब अपना रेवेन्यू क्या एक्सपेंस, आपका जो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं उसको ट्रैक करना है, या फिर मतलब इस टाइप की कोई ऐप बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट 3 कैटेगरी है इस टाइम। ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है यार, बाकी बच्चों को बहुत फायदा होगा इस चीज़ से कि हाँ ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप तभी बता सकते हो जब आप इस चीज़ में खुद कर रहे हो कुछ। ठीक है, बाहर से कोई आएगा वो नहीं बता पाएगा, जो पहले से होगा इस टाइम में, जिसने पहले एक्सपीरियंस की होगी चीज़ें, वो अच्छा बता सकता है। अगर मैं बात करूँ आपके फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आप 2020 के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के विनर भी हैं, उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो आपका डेव वाला पार्ट स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ सीख ली यूट्यूब का यूज़ करके, भी कुछ पेड कोर्सेज का भी यूज़ करके, जो कि यूट्यूब पे भी बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो आपके फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर हुई और कहाँ से, और आपने कैसे और क्या डिलीवर किया, उसके बारे में अगर समझते हैं। तो भैया जब मैं सेकेंड ईयर में आया था, मतलब बाकी बच्चों की तरह हर बच्चे का मन करता है कॉलेज में कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो फ्रीलांसिंग ही करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो जो मैंने सबसे पहले सीखा था क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट। तो मुझे एक ऑफ़र मिला था ऋषा की एक स्टार्टअप बोल सकता हूँ उसकी तरफ से। तो मैंने उसके लिए प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाई थी और उसके लिए iOS एंड एंड्रॉयड ऐप बनाई थी। तो पहला फ्रीलांसिंग मुझे वहाँ से मिली थी। उसके बाद मैंने कोई फ्रीलांसिंग नहीं की, क्योंकि फ्रीलांसिंग में एक टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके अलावा आप अपनी स्किल्स को बेटर करके आप या तो कोई अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप ले सकते हैं या अपने प्लेसमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग की, उसके चक्कर में मैं DSA नहीं करा मैंने, तो मैं इंटर्नशिप्स में मतलब एट दैट टाइम अप्लाई नहीं कर पाया जब मेरे दोस्तों की इंटर्नशिप लग रही थी। तो उसके बाद आपने बात करी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की। तो लास्ट ईयर शायद 2020 में जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था, उसमें मेरी टीम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए विनर थी। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक एंड्रॉयड ऐप बनाई थी। मतलब उनकी एग्जिस्टिंग ऐप है जन धन दर्शक सेवा ऐप, उसको मैंने मतलब उसका UI बेटर किया था, उसकी परफॉर्मेंस बेटर की थी और उसके अंदर एडिशनल फीचर्स ऐड किए थे। तो हमारी ऐप उसकी विनर थी। तो सही यार, बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग सेशन था ये। अब एक लास्ट चीज़ का हम बात करते हैं यार, कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत इंटरेस्टेड है कि यार मुझे भी ट्राई करना है एटलीस्ट, ठीक है, मुझे एक बार ट्राई करके देखना है कैसा होता है डेवलपमेंट वाला गेम। तो मेरे पास एंड्रॉयड एक चॉइस है, मेरे पास वेब एक चॉइस है, मैं मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा मन है कि मैं भी ऐप डेवलप करूँ, कोई वेब ऐप बनाऊँ या कोई एंड्रॉयड ऐप बनाऊँ, कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाऊँ। तो यहाँ पर 2 माइंडसेट है। पहला माइंडसेट है कि पहले मैं एक कोर्स लूँ, उसको पूरा ख़त्म कर लूँ, उसके ख़त्म होने के बाद जाके मैं बनाना शुरू करूँ। सेकंड अप्रोच है कि मैं बनाना शुरू करूँ और करते करते जो मुझे यूज़ करना है वो मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर, वो मैं सर्च कर रहा हूँ एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंटेशन पर, वहाँ से सीख के मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो क्या अप्रोच बेटर रहती है? तो भैया मेरे हिसाब से सेकंड अप्रोच बहुत बेटर है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे कोर्स को देख लेंगे, तो आप मतलब इतना सीख नहीं पाएंगे। उसके मुकाबले आप अगर थोड़ा मतलब टॉपिक्स को सीखते जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो वो काफ़ी बेटर रहता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था कि मतलब मैंने टॉपिक्स करता गया और उसको इम्प्लीमेंट करता गया। तो भैया जैसे आपने बताया कि अगर कोई नया स्टूडेंट डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो उसके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या तो वो वेब डेवलपमेंट सीखे या मोबाइल डेवलपमेंट सीखे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो फ्यूचर है वो मोबाइल डेवलपमेंट का है। सारी कंपनीज अपनी ऐप पे मतलब अपनी ऐप्स बना रही हैं, क्योंकि ऐप अगर किसी कंपनी की है
तो उसके लिए डेली एक्टिव यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल्ड है तो आपका मन कर ही जाता है उसको खोलने का, एज़ कम्पेयर टू आप गूगल क्रोम खोलें, वेबसाइट का एड्रेस डालें, तो आपका जो यूज़र रिटेंशन होता है वो एंड्रॉयड ऐप्स या मोबाइल ऐप्स पे बेटर रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं डेवलपमेंट में तो आप मोबाइल डेवलपमेंट को फर्स्ट ट्राई करें, क्योंकि वही फ्यूचर है और कंपनी आजकल मतलब अपनी मोबाइल ऐप्स बनाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास मोबाइल डेवलपमेंट में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास एक एडवांटेज है वेब यूजर्स की। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और बाकी जो आप करना चाहें वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक्स आकाश फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन था, बहुत मुझे भी मज़ा आया, क्योंकि मैंने भी जब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी मैंने भी एंड्रॉइड से ही स्टार्ट की थी। जब मैं अमेजोन में आया तब मैंने वेब डेव शुरू करी, वो मेरा नया एक्सपीरियंस था। बट एंड्रॉइड से अपना अलग ही प्यार है, मोबाइल डेव से अलग ही प्यार है। तो मतलब बहुत मज़ा आया, और आप सबको अगर मज़ा आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू आकाश भाई लिख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आकाश भाई के सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट्स हो आप इनसे पूछ सकते हैं, जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे ज़रूर आपकी करेंगे, गाइड करेंगे आपको। और इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आकाश भाई बाय बाय।